दो। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल, और आज मैं आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा अंडर जीएसटी। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से सबसे पहले उनको याद कर लेते हैं। कस्टम फ्रंटियर, कस्टम एरिया जो होता है वो कस्टम फ्रंटियर होता है। कस्टम एरिया वो होता है जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स को रखा जाता है बिफोर क्लियरेंस। कस्टम स्टेशन होते हैं पोर्ट, एयरपोर्ट, नोटिफाइड प्लेसेस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसे कहते हैं? जब सप्लायर इंडिया के अंदर होता है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर होता है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है सर्विस की वो भी इंडिया के बाहर होती है, जो पेमेंट आएगा दोस्तों वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आएगा या इंडियन रुपीज में आएगा, और जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हेड ऑफिस है, ब्रांच है, तो आप अपनी ही ब्रांच या हेड ऑफिस को सर्विस दोगे इंडिया के बाहर तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बहुत जरूरी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैं बता दूं, जब भी गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी की जो रेट आपने पढ़ी है इंडिया में वो एप्लीकेबल होती है। आईजीएसटी लगाने के लिए वैल्यू क्या लेते हैं दोस्तों? ये जो नोट्स हैं दोस्तों हैंड रिटन, ये आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, वैल्यू फॉर, और अगर आप इस पूरे कोर्स को लेना चाहते हो हैंड रिटन नोट्स वाला, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक लिंक है जो मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले लो। दिस इज वेरी लेटेस्ट कोर्स फॉर मई और नवंबर 2021। क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को फ्री में मिलेगा, वो भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। चलिए जी, वैल्यू फॉर लेविंग आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो दोस्तों आपको यहां कस्टम एक्ट में वैल्यू कंप्यूट करनी है। वो जो वैल्यू होगी वो मैं आपको कस्टम एक्ट में पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर बीसीडी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो लगानी है, वो आपको ऐड करनी है। इसके बाद और भी अगर कोई अदर ड्यूटीज है वो सब ऐड हो जाती है। इसमें आईजीएसटी और जीएसटी का सेस ऐड नहीं होता है दोस्तों। फिर वो जो वैल्यू निकल कर आती है उसके ऊपर हम यहां पर आईजीएसटी लगाते हैं इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अगर आप इंडिया में गुड्स को इंपोर्ट करने के बाद वेयर हाउस में जमा करा देते हो तो ड्यूटी उस समय नहीं देनी पड़ती है। जब आप उसको वेयर हाउस से क्लियर कराओगे उस टाइम आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अच्छा, वेयर हाउस से क्लियर कराने पर जब ड्यूटी देते हो तो वैल्यू क्या लेते हैं? ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं, और वैल्यू एट द टाइम ऑफ फाइलिंग बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्लस बीसीडी प्लस एनी अदर सम चार्जेबल एक्सक्लूड्स आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस। तो ये सारी बात डियर आप लोगों को यहां पर समझ में आ जानी चाहिए। इन दोनों वैल्यूज में से जो भी हायर होगा दैट वुड बिकम द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ आईजीएसटी इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस। वेयर हाउस वाला कॉन्सेप्ट हम फाइनली कस्टम लॉ में पढ़कर चलेंगे। हाई सीज सेल पर जीएसटी नहीं लगता है। हाई सीज सेल भी वैसे तो कस्टम का ही कॉन्सेप्ट है, पर मैं बता दूं, मिस्टर ए इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करके लाया और उसने अभी तक गुड्स को क्लियर नहीं कराया। क्लियर कराने से पहले अगर मिस्टर ए ये गुड्स मिस्टर बी को इंडिया में बेच देता है बाई वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, तो हम इसको हाई सीज सेल बोलते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों आईजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अब इंपोर्टर बी को माना जाएगा डियर। बी जब गुड्स क्लियर कराएगा तब आईजीएसटी लगेगा। तो ए ने बी के साथ जो ट्रांजेक्शन किया दैट इज कॉल्ड हाई सीज सेल, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। थर्ड पार्टी शिपमेंट दोस्तों मैंने बताया था ये सप्लाई नहीं होती। थर्ड पार्टी शिपमेंट का मतलब होता है कि इंडिया के बाहर किसी कंट्री से इंडिया के ही बाहर किसी अनदर कंट्री को अगर सामान दे दिया जाए तो ये थर्ड पार्टी शिपमेंट होता है, और ये शेड्यूल 3 में नॉट सप्लाई माना गया है, इसको सप्लाई नहीं माना गया है। और इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई भी नहीं बोल सकते, जब ये सप्लाई नहीं है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई कहां से होगी? और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए जो आईटीसी को रिवर्स करने के प्रोविजंस हैं वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई भी गुड्स अगर यूनिट सेज या डेवलपर ऑफ सेज उसको इंपोर्ट करेगा तो उस पर भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। पैसेंजर बैगेज पर भी आईजीएसटी नहीं लगता है। पैसेंजर बैगेज का कस्टम में पूरा टॉपिक है, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब मानी जाती है दोस्तों? कंसीडरेशन होना जरूरी है। बिजनेस के लिए इंपोर्ट करी या ना करी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर यही इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप अपने टैक्सेबल या रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो या डिस्टिंक्ट पर्सन से कर रहे हो, जैसा कि सेक्शन 7(1)(c) में पढ़ा था आपने, शेड्यूल 1, विदाउट कंसीडरेशन होने पर भी इसको सप्लाई माना जाएगा। बिजनेस टेस्ट होना जरूरी है, बिजनेस के लिए होना जरूरी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कब मानी जाती है? जब सर्विस का सप्लायर इंडिया के बाहर बैठा हो और सर्विस का रेसिपिएंट इंडिया के अंदर बैठा हो और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के अंदर ही हो रही हो, तो हम इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं, राइट।
तो ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी इंपोर्ट माना जाएगा। टेबल मैंने दे दी है, वो आप एक बार देख सकते हैं। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए फ्री हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से ले लीजिएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। जब आप सर्विस को इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो टैक्स कौन पे करता है? अगर इसे इंपोर्ट किसी ऐसे बंदे ने किया है जो कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं है तो ऑनलाइन, लेकिन वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे द जीएसटी। लेकिन अगर किसी सर्विस को इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करने वाला आप और हम जैसे लोग हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की सर्विस होती है जिसको हम OIDAR सर्विस बोलते हैं, तो हम एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, हमने सर्विस ली है इंडिया के बाहर से, लेकिन हम नॉन टैक्सेबल है, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो डियर हम एज ए रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लाइबल नहीं होंगे। जो सप्लायर होगा जो इंडिया के बाहर बैठा होगा भैया, वही उसका जीएसटी जमा कराएगा। बहुत बढ़िया सर। फॉरेन शिपिंग लाइंस अगर इंडिया में कोई भी सर्विस देगी इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उस पर जीएसटी पे करने के लिए इंपोर्टर इज लाइबल। OIDAR एक सर्विस होती है जिसमें इंटरनेट का यूज होता है और ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर ह्यूमन इंटरफेस हो रहा है और आप ऑनलाइन सर्विस ले रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से लाइव पढ़ रहे हो, तो इट इज नॉट OIDAR सर्विस। OIDAR का मतलब है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो क्लाउड पर पढ़े हैं, एप्लीकेशन के थ्रू आप देख रहे हो, मैं बाहर घूम रहा हूं, मैं मजे कर रहा हूं, फिर भी आप मेरी क्लास ले रहे हो, तो इसे हम OIDAR सर्विस बोलेंगे, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। मेरा होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लासेस मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से पढ़ लो। दैट इज OIDAR। कोई भी ई बुक है जो आप डाउनलोड करते हो, दैट इज कॉल्ड OIDAR सर्विस, राइट। इसके बाद इंपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज थ्रू इको। अगर आप इको के थ्रू नोटिफाइड सर्विसेज को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करोगे, नोटिफाइड सर्विस में 3 आती है, प्लम्बर वाली जो होममेड सर्विसेज होती हैं, होटल वाली होती है, कैब वाली होती है, तो वहां पर इको ही लाइबल होता है IGST को पे करने के लिए। ITC ऑफ IGST पेड ऑन इंपोर्टेशन गुड। कोई भी इंपोर्टेड गुड्स पर अगर आपने IGST पे किया है तो आप उसका क्रेडिट लेने के लिए क्या माने जाते हो भैया? एलिजिबल माने जाते हो। आप उसका क्रेडिट ले सकते हो इंडिया में, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे किया है तो उसका क्रेडिट केवल जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को ही पे करने के लिए लिया जाएगा, और जो BCD या सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है जो आप कस्टम ड्यूटी में पढ़ोगे, उसका यहाँ पर जीएसटी में कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सर्विस की अगर हम बात करें दोस्तों, इन केस ऑफ सर्विस, तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस को और उस पर भी आपको IGST पे करना पड़ रहा है, तो आप उसका क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्रेडिट कैसे मिलेगा? वो एज पर सेक्शन 16 और 17 में जो कंडीशंस बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्रेडिट को ले पाओगे। एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, जानते हो आप? इंडिया के बाहर माल सप्लाई करना भी एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया में किसी सेज यूनिट या डेवलपर को अगर आप दे रहे हो तो वो भी एक्सपोर्ट माना जाता है, और वो एट पार होता है फिजिकल एक्सपोर्ट के। एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड में क्या डिफरेंस है? निल रेट एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट है। यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पर भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी, यहाँ इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। और एग्जेम्प्ट में इनपुट सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा, जबकि जीरो रेटेड में तो उस पर भी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्टेड वाले को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, और जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रिफंड लेना चाहता है एक्सपोर्ट के केस में तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहे हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में दोस्तों मैंने मर्चेंट एक्सपोर्ट की कहानी समझाई थी आपको। मिस्टर ए इंडिया में माल बनाकर बी को देता है और बी उसको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो मिस्टर ए को मर्चेंट एक्सपोर्टर माना जाएगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर अपनी इनवर्ड सप्लाई पर जो भी टैक्स पे करेगा उसकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी, या वो उसका रिफंड भी ले सकता है ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी आउटवर्ड सप्लाई पर एक बहुत ही कम रेट से, कंसेशनल रेट से टैक्स लगता है, और वो कंसेशनल रेट होती है दोस्तों ओनली 0.1%। ये जो 0.1% है ये बहुत ही कंसेशनल रेट है, ताकि मिस्टर बी जब इस माल को खरीदे तो उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, क्योंकि उसे इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पर जीएसटी लगेगा नहीं, तो दोस्तों उसकी वर्किंग कैपिटल ना फंस जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कम रेट से 0.1% से टैक्स लगाया है। अगर इंट्रा है तो 0.05 होगा, IGST लगाना है तो 0.1 होगा। अच्छा, ये 0.1% जो मिस्टर बी पे करेगा ये भी उसको वापस मिल जाएगी, लेकिन उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब और कैसे मानी जाती है? जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो, बोथ पार्टीज आर सेपरेट एंटिटीज हो, राइट,
और पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में मिल रहा हो। अगर ये तमाम शर्तें पूरी हो जाती है तो हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने जा रहा था सर्विसेज का, दिस इज नॉट इन रिलेशन टू गुड्स, इट इज ओनली इन रिलेशन टू सर्विस। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, ठीक है। 5 लाख की सर्विस एक्सपोर्ट करनी थी लेकिन वो कम सर्विस एक्सपोर्ट कर पाया, बाकी उसने आउटसोर्स कर दी, और वो जो बाहर वाली मैक्सिको वाली कंपनी है वो उसको एक्सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली। तो दोस्तों क्या एक्सपोर्ट इंडियन कंपनी के लिए 5 लाख माना जाएगा? यस, कंडीशन ये है कि सारा बिल इंडियन कंपनी बनाएगी और जो काम मैक्सिको वाली कंपनी कर रही है वो इंडियन कंपनी के लिए इंपोर्ट माना जाएगा। अच्छा, मैक्सिको वाली कंपनी इंडिया वाली कंपनी डिस्टिंक्ट नहीं बल्कि सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट बेनिफिट एबीसी को पूरे 5 लाख पर मिलेगा, चाहे उसको कंसिडरेशन 3 लाख ही मिला हो। बस एक कंडीशन है कि एबीसी को उस 2 लाख पर आईजीएसटी पे करना पड़ेगा एज एन इंपोर्टेड गुड्स, राइट। ये सारी बात मैंने बता दी थी। कॉमन प्रोविजंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कॉमन प्रोविजन यही है कि जब आप सेज यूनिट के डेवलपर को कोई भी सप्लाई देते हो तो वो 0 रेटेड होती है, लेकिन हमेशा 0 रेटेड नहीं होती है दोस्तों। अगर सेज यूनिट या डेवलपर इंडिया में कोई भी सर्विस को ले रहे हैं और वो अपने ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए ले रहे हैं तो ही दोस्तों उसे 0 रेटेड का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। EOU, 0 रेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सप्लाई टू EOU। अगर आप EOU को कोई भी चीज सप्लाई करते हो तो दोस्तों वो EOU को जो माल आपने सप्लाई किया है वो 0 रेटेड नहीं होता है। EOU एक स्टेटस होता है। हाँ, EOU जब बाद में एक्सपोर्ट करेगा तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा, लेकिन आपने इंडिया में जो माल EOU को बेचा उसे डीम्ड एक्सपोर्ट तो माना ही जा सकता है। अच्छा, तो कोई ना जी, डीम्ड एक्सपोर्ट मान लो, तो भी आप अगर इंडिया में कोई भी माल EOU को बेचोगे तो उसको 0 रेटेड चाहे ना बोलते हो, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट आपको मिलता है। कुल मिलाकर एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट होता है, और जो भी टैक्सेस वगैरह लगे हैं वो रिफंड हो जाते हैं, सप्लायर भी ले सकता है, और अगर उसने बर्डन रेसिपिएंट पर डाल दिया है तो रेसिपिएंट इज ऑल्सो एडमिसेबल टू टेक द रिफंड। प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट एक्सपोर्ट, अगर आप इंडिया के बाहर कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भैया बॉन्ड या LUT आपको देनी पड़ेगी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसलिए देनी पड़ती है कि क्या पता कहीं ना आप एक्सपोर्ट ना करो तो सरकार आपसे टैक्स प्लस इंटरेस्ट की रिकवरी कर सके 18%। इसके लिए डियर आपको GSTR1 में सारा डेटा दिखाना पड़ेगा। बॉन्ड LUT क्या होता है? LUT पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, जबकि बॉन्ड जो होता है दोस्तों ये उन लोगों को देना पड़ता है जिन्होंने 250 लाख से ज्यादा का प्रोसिक्यूशन किया है, राइट। और बैंक गारंटी 15% बॉन्ड के बराबर देनी पड़ती है, जो बॉन्ड अमाउंट होता है उसके 15% के बराबर बैंक गारंटी देनी पड़ती है। सारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस वो सब आप कैसे भी बनाओ भाई, इंडियन करेंसी में बनाओ या फॉरेन करेंसी में बनाओ, डजंट मैटर, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो पैसा डियर आपको कैसे मिलना चाहिए? फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में मिलना चाहिए। LUT फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू आउटसाइड इंडिया और सेज यूनिट और डेवलपर विल बी परमिसेबल। जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू आउटसाइड इंडिया और सेज डेवलपर विल बी परमिसेबल। LUT परमिसेबल होता है नेपाल भूटान को एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट की परिभाषा में कवर होता है। नेपाल भूटान को बच्चा मत समझना, छोटा बच्चा जान के हमसे ना घबराना रे। तो नेपाल भूटान कोई छोटे बच्चे नहीं है भाई, हमारे पड़ोसी देश हैं, विदेश हैं, इज्जत करो। और जो भी माल नेपाल भूटान, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो नेपाल के हैं, मुझे पता है वो मेरे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि नेपाल को छोटा कैसे बता रहे हो भैया, छोटे नहीं हो आप, तो हमारे छोटे भाई हो। तो हम नेपाल भूटान को कोई भी माल, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस अगर देते हैं इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माना जाएगा। और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिले ये कोई जरूरी नहीं है, इंडियन रुपीज में भी मिल सकता है, राइट। और 0 रेटेड के सारे बेनिफिट आपको नेपाल भूटान के केस में मिल जाएंगे। नेपाल भूटान वालों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, आपकी फीलिंग मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताना। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। चलिए जी, थैंक यू सो मच।